हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये हमारे आज के टॉपिक का सेंटर डिस्कशन रहेगा। ये यूनिट 2 का कॉन्टिन्यूएशन है, पार्ट 8 में डिस्कशन कर रही हूँ। उसके पहले मैं 7 पार्ट्स ऑलरेडी यूनिट 2 के पब्लिश कर चुकी हूँ। वो वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डिफरेंट पॉलिसीज़ लाइक एग्जिम पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरीके से ये सारे रिफॉर्म्स, ये सारी पॉलिसीज़ इफेक्ट कर रहे हैं। अगर गाइज वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियोस हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरे चैनल का लोगो है। अगर इन केस आपको मेरा चैनल ढूंढने में कोई परेशानी या प्रॉब्लम है तो आप ज्ञान अड्डा अगर यूट्यूब के सर्च इंजन में लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल वहाँ से ईजिली एक्सेस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। इकोनॉमिक जब रिफॉर्म हो रहा था 1991 के बाद की बात है, तो वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। तो 3 जो रिफॉर्म्स हुए थे वो काफ़ी प्रचलित हुए। वो 3 रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको एक एक्रोनिम दिया गया। एक्रोनिम है LPG। एक्रोनिम का मतलब ये कि अगर कोई वर्ड है, जैसे लिबरलाइजेशन का L उठा लिया, P उठा लिया, G उठा लिया, तो एक छोटा सा एक्रोनिम बना दिया गया, मतलब इंडिकेटिंग वर्ड बना दिया गया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद में जब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और इंपोर्ट लाइसेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस किया, मतलब कि सुधार किया। क्यों किया सुधार? ताकि फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, FDI है, उसको प्रमोट किया जा सके। और लिबरलाइजेशन लाने से जो उस वक्त लाइसेंसिंग की स्थिति थी, बाहर के जो कंट्रीज़ के लोग थे अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था, प्लस हमारे देश से अगर हम व्यापार करना चाहते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, वो सारे काफ़ी प्रिवेलेंट थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और उस तरीके से हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो फ्लरिश नहीं कर पा रही थी। आज़ादी को हालांकि 1947 में आज़ादी हमें मिल गई थी, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो 1991 तक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि जो ट्रेड पॉलिसी थी हमारी वो बहुत ओल्ड थी, बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी थी, जिससे हमें फ़ायदा होने के बजाय हमें नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में रिफ़ॉर्म किए गए और उन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, रिफॉर्म को इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहले की जो पॉलिसीज़ थी उसको ओल्ड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। उन पॉलिसीज़ के बारे में मैं आपसे पहले के वीडियोस में डिस्कशन कर चुकी हूँ। साथ में एक टॉपिक आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी जब मैं उसमें डिस्कशन करूँगी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा इनलाइटमेंट कर दूँगी। और दूसरी जब पॉलिसी लाई गई तो उसको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 1991 के पहले क्या था, 1991 के बाद में क्या था। अब इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं कि 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और ये इनिशिएशन किया गया था PV नरसिम्हा राव के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, did away the investment, industrial and import licensing and ended many public monopolies। पब्लिक मोनोपोलीज़ का मतलब ये कि गवर्नमेंट का जिसमें हस्तक्षेप था। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो है उस पर प्राइवेट लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता है। एंड अलाउइंग ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ FDI। अब ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है FDI को अलाउ किया गया। अब ऑटोमेटिक और एक हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ऑटोमेटिक अप्रूवल होता है और इनडायरेक्ट अप्रूवल होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो एक ऑटोमेटिक होता है, नॉन ऑटोमेटिक होता है। तो RBI जो अप्रूवल देती है वो ऑटोमेटिक अप्रूवल देती है, ठीक है। तो फॉर FDI वाला वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, FDI पॉलिसी वाला। सिंस देन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड सेम।
इरिस्पेक्टिव और रूलिंग पार्टी जो भी पार्टी थी उससे कोई मतलब नहीं है। काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाए गए फार्मर्स वगैरह के लिए, और कंटेंटियस इश्यूज़ वगैरह जो थे उस वक्त के रिजॉल्व करने के लिए बात कही गई। लेबर लॉज वगैरह उस टाइम पे लाए गए, इन्फोर्स किए गए, एग्रीकल्चरल सब्सिडी वगैरह दी गई। तो इकोनॉमिक को कैसे बूस्ट अप किया जा सकता है वो सारा कुछ लिबरलाइजेशन के अंदर में, इस पॉलिसी के अंदर में, इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर में ये सारे सुधार किए गए। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर में लिबरलाइजेशन क्या कहता है? एलपीजी स्टैंड्स फॉर, ये आपको मैंने बता दिया, इंडिया एंटर इन इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच। इंडिया ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अप्रोच किया और इंटरनेशनल बैंक को अप्रोच किया ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। और ये सारी जो एजेंसीज़ हैं जिनको उसने अप्रोच किया वो इसलिए अप्रोच किया ताकि रिस्ट्रिक्शन हट सके, ट्रेड हो सके, प्राइवेट सेक्टर भी उभर सके और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो मार्केट में आकर के ट्रेड करें और इंडिया के और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अच्छा सामंजस्य बैठ सके। तो इसलिए लिबरलाइजेशन को लाया गया। साथ में ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपने ये समझ लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, क्यों लाया गया, रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वगैरह लेने के लिए। अब ये देखिए कि पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है और बाद में जो पॉलिसीज़ लाई गई उन पॉलिसीज़ के बारे में। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग कहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सेट ऑफ पॉलिसीज़ है, रूल्स है, रेगुलेशन है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। और सभी जो कंट्री का जो एम होता है इकोनॉमिक को ग्रोथ देना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना होता है। तो कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, पॉलिसीज़ में जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह हो गया, कुछ रेगुलेशंस बना दिए कि आप लाइसेंसिंग किसको देंगे, किस तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी बना दी। तो वो सारे जो सेट ऑफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर में आते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस चल रहा था। पब्लिक सेक्टर का मतलब डायरेक्टली जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, काफ़ी स्लो और पुअर परफॉर्मेंस था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो रहा था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बनाऊंगी और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर बनाना है, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट एक हल्का सा आप समझ लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि जब हम अपनी कंट्री से जब हम सामान बना रहे हैं और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है मतलब कि बाहर से जितना हम मंगा रहे हैं और अपनी कंट्री से जितना हम भेज रहे हैं उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी वही कहता है कि हमारे सरप्लस के बीच में और हमारे डेफिसिट के बीच में, मतलब कि हमारे पास में जितना बचना चाहिए और जितना खर्च होना चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस मतलब हमारा जो नुकसान हो रहा है और हमारे पास जो सरप्लस हो रहा है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो वो भी एक बैलेंस नहीं था, तो उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किए गए। फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स वगैरह फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए किया गया। गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ऋण था, डेप्ट था, तो उस डेप्ट को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसका प्रेशर था, इस वजह से भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वर्ल्ड बैंक की IMF की और वर्ल्ड बैंक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। आप दूसरी कंट्री से अगर आपकी खुद की कंट्री के पास में पैसे कम हैं, डेप्ट में हो, तो बाहर की कंट्रीज़ जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF आपको तभी फंड करेंगे जब अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करोगे। तो वो सारी पॉलिसीज़ जो उनकी ओल्ड पॉलिसीज़ थी वो बाहर के जो देश के लोग थे वो चाह के भी हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी पॉलिसी उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। तो इसीलिए लाया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक तो था स्टेबलाइजेशन मेज़र कि मतलब चीज़ों को मतलब भारत की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको स्टेबलाइज़ किया जा सके, मतलब स्थिर किया जा सके। स्थिर करने के लिए क्या था? करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था मतलब कि सरप्लस और डेफिसिट की भी, डेफिसिट माने कि घाटा, सरप्लस माने कि प्लस। तो हमारे कंट्री में जो सरप्लस हो रहा था, पैसों का सरप्लस की मैं बात कर रही हूँ, मनी के सरप्लस की बात, या मनी का जो घाटा हो रहा था उसके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेज़र लिए गए। टैकलिंग विद इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से टैकल आउट करने के लिए, महंगाई की स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया गया। फिर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए। क्यों किए गए? ताकि इफ़िशेंसी को इम्प्रूव किया जा सके और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाए जा सके। तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए उन्होंने LPG को लेके आए। अब कुछ और इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से
जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो रहे थे किस तरीके से हो रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अग्री किया कंडीशंस के ऊपर ऑफ लैंडिंग एजेंसी, मतलब लैंडिंग एजेंसी माने कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ थी जिनके साथ में गवर्नमेंट ने टाई अप किया, जो बाहर अपनी खुद की कंट्री के भी थी, कुछ बाहर की भी कंट्री थी, और उनके साथ टाई अप करने के बाद वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिए। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और दूसरा स्टेबलाइजेशन मेजर, जो कि हमने अभी पीछे देखा। स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग मैं देना भूल गई हूँ, यहाँ पे हेडिंग आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगा, इस तरीके से आप समझ लेना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। चलो, अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, स्टेबलाइजेशन मेजर। तो ये इस 3 टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। दीज मेजर्स, अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ इम्प्रूवमेंट किए अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इन्हांस करने के लिए, और इंटरनेशनल कुछ टाई अप किया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज लेने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए। मतलब कैसे रिफॉर्म किए, अपनी रिजिडिटी को, मतलब जो कठोरता थी इंडियन इकोनॉमी में, मतलब एक देश में व्यापार करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, रिजिडिटी थी, उन रिजिडिटी को रिमूव किया गया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया। मतलब पूरा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था उसको रिफॉर्म किया गया, नई पॉलिसीज़ लाई गई। क्या क्या पॉलिसीज़ थी, उसमें से कुछ पॉलिसीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। तो ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ही पार्ट हैं। आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाला समझ में आ जाएगा। फिर स्टेबलाइजेशन किया गया, स्थिरता की बात की गई ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसका जो नेचर होता है, दीज मेजर्स वर शॉर्ट टर्म इन नेचर बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया। मतलब किसको, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दो तो इनका ऑब्जेक्टिव था, बट ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। इसको भी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ क्या लिखा है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी अपनी कंट्री ट्रांजैक्शन कर रही है, सपोज करो 2020 में जो अपनी कंट्री ने ट्रांजैक्शन किया है यूएस से या बाहर की कंट्री से, तो उसका एक डेटा मेंटेन किया जाता है। उससे क्या होता है, वो ये देखा जाता है कि जो व्हेन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन एन इकॉनमी और पीरियड ऑफ टाइम, द सेम सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि जब विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमारे कंट्री का जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम जो भी दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, उसका सारा डेटा मेंटेन किया जाता है और सरप्लस और डेफिसिट देखा जाता है कि हमने कितना सप्लाई किया और हमारा कितना डेफिसिट हुआ। तो उसके बीच के सिचुएशन को बैलेंस किया जाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। जब हम ये वाला वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन माने महंगाई। जब आपकी गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। इन्फ्लेशन माने महंगाई, आपको लगता है कि सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब जो मेन टॉपिक है कि लिबरलाइजेशन क्या है, आपकी इकोनॉमिकल रिफॉर्म का सबसे पहला जो बोलते हैं पहला जो नींव है वो लिबरलाइज़ किया गया। मतलब चीज़ों में छूट दिया गया, लिबरल किया गया, छूट प्रोवाइड किया गया। कैसे छूट दी गई, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए ट्रेड के ऊपर जो उन्होंने लगा रखे थे। उसके बाद हिंड्रेंस वगैरह जो रुकावटें पैदा कर रही थी कंट्री के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में, नेशन के ग्रोथ में, कंट्री के ग्रोथ में, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी हिंड्रेंस थे डेवलपमेंट में, उनको हटा दिया गया। तो ये बेसिक एम था लिबरलाइजेशन को लाने का। साथ ही लूजनिंग अप किया गया, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को लूजनिंग अप किया। मतलब गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप कम कर दिया प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में। प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी दी कि आप अपना बिजनेस अपने हिसाब से करिए और हमारा हस्तक्षेप जो रहेगा वो कम रहेगा। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बहुत ना के बराबर लगाए प्राइवेट सेक्टर्स में ताकि प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश किया जा सके। गवर्नमेंट ने अलाउ किया प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को, ताकि वो कंट्री में अपना ग्रोथ कर सके, अपने को एक्सपेंड कर सके और देश में जो भी घाटा हो रहा है, जो भी लॉसेस हो रहा है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन जब हमारी स्ट्रांग होगी तभी हम उस घाटे को मीट आउट कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्राइवेट कंपनीज़ को क्या दिया, मौके दिए।
तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ताकि हमारे कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में, मतलब कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो। कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो मार्केट हमारा ज़्यादा बड़ा होगा। तो मार्केट बड़ा करना और कंपटीशन की भावनाओं को उत्पन्न करना, ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन ट्रेड को इनकरेज करना, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, उनको इनकरेज करना कि आप हमारे कंट्री से सामान ले सकते हो, मतलब इंपोर्ट हम करेंगे आप, और हम बाहर से आपकी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे और अपने देश से आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। तो सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इनकरेज किया फॉरेन ट्रेड के तहत। फिर साथ ही इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी है और जो फॉरेन कैपिटल है, मतलब बाहर से आने वाले जो कैपिटल है हमारी कंट्री में। बाहर से कैपिटल कब आएंगे? बाहर से कैपिटल तब आएंगे जब बाहर की कंट्री, सपोज़ करो यूएसए, यूके, जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फॉरेन कैपिटल हमारे कंट्री में आएगा, मतलब इंडिया में आएगा। साथ ही साथ में वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में लेकर के आएंगे, तो हमारी कंट्री का फॉरेन कैपिटल भी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी भी इन्हांस होगी। एक्सपेंड करना था उनको अपना ग्लोबल मार्केट, मतलब कि इंडिया को बाकी के जो देश हैं उनमें मार्केटिंग करने का मौका मिला बड़े तबके पर। तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया ने अपना जो है कदम जमाना शुरू किया लिबरलाइजेशन की वजह से, क्योंकि चीज़ें ट्रेड करने की पॉलिसी काफ़ी लीनियंट और लिबरल हो गई थी। फिर टू डिमिनिश द डेप्ट बर्डन ऑफ कंट्री, कंट्री के पास में जो भी डेप्ट बर्डन हो रहे थे, मतलब जो कि ऋण था ना, तो इस ऋण को, डेप्ट को ख़त्म करने के लिए लिबरलाइजेशन को लाया गया। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव थे लिबरलाइजेशन के। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये कि आपको खुद को, मतलब कोई भी बंदा कंपनीज़ एक्ट के अंदर में अगर वो रजिस्टर्ड है, या मतलब कंपनीज़ एक्ट को अगर वो फॉलो कर रहा है, तो वो अपना प्राइवेट कंपनी खोल सकता है रजिस्ट्रेशन करके। तो अब ये क्यों दिया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग क्या करें, अपनी कंपनीज़ को खोलें और इकोनॉमिकल कंडीशन में, हमारे इकोनॉमिक्स में क्या करें, अपना रोल प्ले कर सके, इकोनॉमिक्स को बूस्ट अप कर सके। तो ये जो 3 पॉलिसी थी, तीसरी 3 पॉलिसी में से ये आपकी दूसरी पॉलिसीज़ है प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें क्या था? इट इज़ ए इंक्रीमेंट ऑफ डोमिनेटिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इंक्रीमेंट किया, डोमिनेटिंग रोल प्रोवाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर अब डोमिनेट कर सकता है। एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब ये कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, मतलब कि वो ऐसी कंपनीज़ जिसमें कि गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से हस्तक्षेप करती है, उसमें प्राइवेट लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पब्लिक का हस्तक्षेप नहीं है, जैसे कि डिफेंस में आज भी प्राइवेट पर्सन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। रेलवे आज भी पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। आपने नवरत्न कंपनियां सुनी होंगी, नवरत्न कंपनियां, तो नवरत्न कंपनियां आज भी ऐसी हैं जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, जैसे कि कोल हो गया, CIL कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह हो गया, भेल हो गया, तो ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मतलब इसको प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है इसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन क्या कहा, अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप की रिडक्शन की बात कही जा रही है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेज़। मतलब गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइजेज़ हैं वो, उनका कोई ओनरशिप नहीं रहेगा। अगर कोई प्राइवेट पर्सन बिज़नेस कर रहा है तो उसके बिज़नेस में गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया कि प्राइवेट लोग भी आकर के बिज़नेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी इन 2 वे। अब देखो, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज़ थी जिनको कन्वर्ट किया गया, या जिनको कन्वर्ट आज भी किया जा सकता है। कैसे? 2 तरीके से। बाय डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि गवर्नमेंट अपने फंड्स को पूल कर ले। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने 100% अपना स्टेक दिया है, शेयर होल्डर रख दी है, तो इस 100% में से गवर्नमेंट क्या करे कि अपने 80% शेयर को पूल कर ले, और 80% शेयर को पूल कर ले, मतलब सिर्फ 20% का अपना शेयर रखे। तो क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में 80% किसी प्राइवेट इंटरप्राइज़ को दे दे या प्राइवेट सेक्टर को दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कंपनी रहेगी वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो जाएगी या पब्लिक इंटरप्राइज़ हो जाएगी। या अगर गवर्नमेंट चाहे तो 100% टोटल पूलिंग ऑफ फंड कर सकती है या पूलिंग ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया। बाय विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप,
अगर गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर लेती है, मतलब कि ये बोल दे कि मेरा कोई ओनरशिप नहीं है इस कंपनी में, एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि वो कंपनी पूरी तरीके से वो जिसको भी देना चाहती है, ट्रांसफ़र करना चाहती है, कर सकती है। अब कुछ फॉर्म्स हैं यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के, जैसे कि डीनेशनलाइजेशन हो गया। डीनेशनलाइजेशन को स्ट्रेटेजिक स्केल भी बोलते हैं, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसको पार्शियल सेल भी बोलते हैं। फिर डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसको टोकन प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब देखो, डीनेशनलाइजेशन क्या है कि जब 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है प्रोडक्टिव एसेट्स में, और ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स को, ऐसे ओनरशिप को, ऐसे 100% की जब गवर्नमेंट की स्टेक होती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को, तो उसको बोलते हैं डीनेशनलाइजेशन। ठीक है, डीनेशनलाइज एक बार फिर से आप समझ लो, जब किसी कंपनी में गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप होती है और 100% प्रोडक्टिव एसेट में उनका रोल होता है, शेयर कैपिटल सब कुछ ओन करते हैं, और वो सारा कुछ मतलब टोटल पूरी तरीके से किसी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को दे देते हैं, तो नेशनलाइजेशन से वो हो जाता है डीनेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब ये कि राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण का मतलब कि राष्ट्र का रोल है, मतलब कि राष्ट्र मतलब क्या, नेशन, नेशन माने इंडिया का रोल है, मतलब इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका रोल है। अब इंडियन गवर्नमेंट राष्ट्रीयकरण से डीनेशनलाइजेशन अगर कर दे, ठीक है, तो वो सारा रोल इंडिया का पर्टिकुलर उस कंपनी में गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाता है। दूसरा है पार्शियल। पार्शियल मतलब हाफ की बात कही जा रही है, 50%। किसी कंपनी में अगर 50% या 50% से कम अगर शेयर होल्ड कर रही है कोई भी इंडियन गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर की कंपनी, तो उसको बोलते हैं पार्शियल इन्वेस्टमेंट या पार्शियल सेल बोलते हैं, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। मतलब 50% गवर्नमेंट होल्ड करती है, बट 50% प्राइवेट अगर होल्ड कर रही है तो, ठीक है, तो या चाहे तो शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है पब्लिक जो है किसी प्राइवेट को, या तो फिर आपको वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकती है, स्टेक वगैरह ट्रांसफ़र कर सकती है, किसी तरीके से पोजीशन वगैरह ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी हो जाती है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। अब डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन क्या है कि जब किसी कंपनी में गवर्नमेंट अपने शेयर कैपिटल को 5 से 10% तक डिसइन्वेस्ट कर देती है। व्हेन द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट इट्स शेयर कैपिटल टू एन एक्सटेंट ऑफ 5 to 10% टू मीट द डेफिसिट इन बजट। ठीक है, जब हर साल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, राइट, बजट पेश करती है, तो क्या होता है कि अपने बजट को मीट आउट करने के लिए, जब अपने कंपनी के बजट को या जो है यूनियन बजट को मीट आउट करने के लिए, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी में 5 से 10% तक का शेयर कैपिटल वापस ले लेती है, डिसइन्वेस्ट करती है, मतलब कि अगर सपोज़ करो कि 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में किया हुआ है, तो इसका 5 से 10% उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्ट, मतलब पूल कर लिया फंड। मतलब इन्होंने किसी प्राइवेट को, इंटरप्राइज़ को या किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया हुआ है, इन्होंने अपनी कंपनी से क्या किया हुआ है कि 5 to 10% अपने फंड्स को पूल कर लिया है, कुछ कारण की वजह से, कुछ डेफिसिट, जो कुछ घाटे हो रहे थे उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन या टोकन प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उस कंपनी को छोड़ दिया हुआ है या उसका रोल नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी में सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को फ्रेंड्स वैश्वीकरण भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को या आर्थिक स्थिति को इंटीग्रेट करना विश्व की आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था से। मतलब कि आप अपनी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को, इकोनॉमिकल सिस्टम को ग्लोबल मतलब विश्व के इकोनॉमिकल सिस्टम से या इकोनॉमिकल कंडीशन से आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। इसका एक चीज़ ये भी होता है कि पूरे विश्व को एक मार्केट समझना। पूरा विश्व एक मार्केट है, होल कंट्री इज़ अ सिंगल मार्केट। मतलब आप किसी भी कंट्री में जा कर के आप क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। सेलिंग परचेजिंग का मतलब जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग का मतलब हो जाता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेट द इकॉनमी ऑफ वन कंट्री विथ
द ग्लोबल इकॉनमी, वन कंट्री का मतलब यहाँ हम इंडिया से बिलोंग करते हैं इसलिए हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन को या इकॉनमी को ग्लोबल इकॉनमी से इंटीग्रेट करना, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो मेन फोकस था वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि होल वर्ल्ड इज़ अ सिंगल मार्केट। इसको लिख लेना यहाँ पे, मे बी शायद मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लिख लेना होल वर्ल्ड इज़ ए सिंगल मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मेन फोकस फॉरेन ट्रेड पे किया गया और प्राइवेट पे किया गया और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे किया गया, ठीक है। और ये लास्ट पॉलिसी है एलपीजी की जो मैंने बताया आपको। ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, ये इसका जो फेनोमेना का मतलब है नेचुरल हैपनिंग, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जो ट्रेड करना होता है आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हो, तो बहुत सारे आपको इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को 1991 के बाद में जब बूस्ट किया, प्रमोट किया, तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें बहुत ही बूस्ट अप हुआ, रोबोस्ट चेंज हुआ और बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग चेंज हुआ। तो जो मेन एम था ग्लोबलाइजेशन का वो क्या था, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट है लेना। द मेन एम इज़ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस and integration of the whole world as a whole by setting few strategic policies। कुछ strategic policies को सेटअप करके क्या हुआ, कुछ स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ की सेटअप किया गया और ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरी दुनिया को एक इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, कंट्री बोल सकते हो, एक इंडिपेंडेंट मार्केट के रूप में देखा गया और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया और इंटीग्रेट किया गया हमारी कंट्री की मार्केट को, कंट्री की फॉरेन ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को। विश्व के दूर दूर तक अलग अलग कोने में जितने भी देश हैं वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा अटेम्प्ट था बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मतलब कि हम अलग अलग देश से बिलोंग तो ज़रूर करते हैं, हम इंडिया से, नेपाल से, चाइना से, भूटान से, लेकिन एक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन को लाने का कंसेप्ट यही था, बॉर्डरलेस वर्ल्ड को प्रमोट करना, कि भले ही हम अलग अलग देश में रह रहे हैं बट रह रहे हैं हम एक दुनिया में, और पूरी दुनिया एक मार्केट है, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ पे हम जब भी चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं अगर किसी को भी ज़रूरत है तो। वेयर इन द नीड ऑफ वन कंट्री कैन बी ड्रिवन फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, मतलब एक कंट्री को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नीड है, तो वो विश्व में, ग्लोब में कहीं से भी उसको प्राप्त कर सकती है, ले सकती है, एंड टर्निंग इनटू वन लार्ज इकॉनमी, और इसको हम टर्न कर सकते हैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था में, एक बड़ी इकॉनमी में, एक बड़े आर्थिक स्थिति में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि पूरी दुनिया को एक मार्केट समझना, अंडरस्टैंडिंग द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। अब हम पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। इसका कुछ आउटसोर्सिंग एज एन आउटकम ऑफ इनकम की बात कही जा रही है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम ये था कि जब आउटसोर्स का मतलब ये कि बाहर से जब कोई सामान आप अपने इंडिया में मंगा रहे हो तो उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। आउट माने बाहर, सोर्स माने प्राप्त करना, बाहर से जब आप कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हो उसको बोलते हैं आउटसोर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द आउटसोर्सिंग मॉडल कंपनी ऑफ अ कंट्री हायर्स प्रोफेशनल्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया दूसरी कंट्री से, ताकि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर सके, जो कि पहले इंटरनल रिसोर्सेज से किए जाते थे हमारे देश के। बाहर से हमने प्रोफेशनल्स को मंगाना स्टार्ट कर दिया। प्रोफेशनल्स अपने आइडियाज़ के साथ में, अपने स्किल्स के साथ में, अपनी डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ में हमारी कंट्री में आकर के काम करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो हमारी कंट्री को उस तरीके से बहुत फ़ायदा हुआ। और इसका बेस्ट पार्ट क्या था, बेस्ट पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग का क्या था कि जो वर्क था वो काफ़ी लोअर रेट में किया जाने लगा। सुपीरियर लोग, मतलब कि क्योंकि सुपीरियर सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हो गए, हम कहीं भी किसी भी कंट्री से जो बेस्ट स्किल है उसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं और बड़े ही लोअर रेट के साथ में, मतलब हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। हमें जिस भी कंट्री का लगेगा स्किल हमको कम रेट में मिल रहा है, हम वहाँ से उसको आउटसोर्स कर लेंगे अपनी कंट्री में और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने लीगल एडवाइस वगैरह बाहर से बहुत सारे
जगह से ली, आउटसोर्स किया, मार्केटिंग स्किल्स वगैरह, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह। तो एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात कहें, जिसने कि पास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी रैपिड ग्रोथ किया हुआ, आईटी सेक्टर हमारा काफ़ी ग्रोथ किया हुआ है, तो गाइज़ वो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया है कि बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड्स पे बाहर से आईटीएंस को आउटसोर्स किया, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में हमने अपने कंट्री में मंगाया, हमने अपने कम्युनिकेशन को वाइडन किया, स्ट्रॉन्ग किया, अपना रीच बढ़ाया, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्लोबली एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का पूरा हमें बेनिफिट मिला। और वेरियस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, तो आज भी बीपीओज़ एमएनसीज़ वगैरह, अब तो हमारी कंट्री में बहुत सारी एमएनसीज़ और बीपीओज़ वगैरह हो गई हैं, जो कि अपने विच हैव देयर मॉडल ऑफ वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस डेवलप्ड इन इंडिया। ये तो सारी चीज़ें बहुत सारा हो चुकी हैं। हम क्लिनिकल एडवाइसेस हम ले रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज हम अपडेटेड ले रहे हैं, इवन एडुकेशन भी। जो अब आज हम यूट्यूब को, गाइज़ आज आप यूट्यूब पे जो भी वीडियोस मेरी अभी देख रहे हो, ज्ञान अड्डा चैनल पर, ज्ञान अड्डा चैनल पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो गाइस, ये इसीलिए है क्योंकि यूट्यूब बाहर की कंपनी है और हम इसको ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज इंडिया में एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आईटी सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर के हमने एक्सेप्ट किया है। तो आप खुद देख रहे हो, आप खुद एक्सपीरियंस करो कि आज सेल फ़ोन से लेकर के हर एक चीज़, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया होता तो आज शायद हम दूर बैठ कर के भी पढ़ नहीं रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें काफ़ी फ़ायदे हुए ग्लोबलाइजेशन से। कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं आउटसोर्सिंग के। इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स की बात कही गई है, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस थे वो गुड्स सर्विस चीपर रेट पे उनको अवेल हो जाता था एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज स्टैंडर्ड। कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसके कंपेयर में हमने चीपर रेट पे सर्विसेज को अवेल करना शुरू किया। हमने अच्छे स्किल्स को प्राप्त किया, जो कि इंडिया को काफ़ी डायनेमिक बना सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव जिसने बनाया पूरी विश्व में। और इंडियंस के जो प्रोफेशनल्स थे वो बाहर जा कर के भी काम करते हैं, तो इंडियन प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट एट देयर वर्क। हमारे इंडियंस के प्रोफेशनल्स बाहर गए हैं, बाहर की कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया, जो पहले नहीं था। पहले आप बाहर जा कर के काम नहीं कर सकते थे, काम करना भी होता था तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ वगैरह थी। तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी इसमें रिफॉर्म्स वगैरह हुआ। द लो वेज रेट, स्पेशलाइज पर्सनल विथ हाई स्किल हैव मेड इंडिया मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो वेज रेट है, मतलब यहाँ पे लोगों का जो वेजेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ का जो स्किल है वो काफ़ी हाई है। काफ़ी स्पेशलाइज्ड लोग हैं किसी सेक्टर में। मार्केटिंग में देख लो तो इतने सारे अच्छे मार्केटिंग के स्किल्स वाले लोग मिल जाएंगे। गूगल का जो सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ हैं गाइस, वो और कहीं नहीं आपके इंडिया के हैं, है ना। तो वो क्या है, आपके प्रोफेशनल्स, हाई स्किल्स वाले लोग हमारे कंट्री से आउटसोर्स करके लेके जाते हैं बाहर। तो एक बड़े स्टेज पे रिफ़ॉर्म वगैरह हुआ है, और उस रिफ़ॉर्म का आपके सामने जो भी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो अपने आसपास, ये सारी चीज़ें उसी रिफ़ॉर्म का एक हिस्सा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म किस तरीके से हुए हैं, एलपीजी किस तरीके से वर्क कर रहा है, एलपीजी के क्या फ़ायदे हैं। और इसके बाद वाली वीडियो में हम स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो 3-4 वीडियो में बना चुकी हूँ जिसमें कई डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, बट उस पर एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि हमें फटाफट यूनिट 2 कंप्लीट करना है, यूनिट 3 को भी जल्दी स्टार्ट करना है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कर लेना, क्योंकि आपका लाइक और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।